आज हम लेखक यतीश अग्रवाल द्वारा लिखा गया निबंध रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ रक्त और हमारा शरीर लेखक यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें रक्त और मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा की है। लेखक ने प्रस्तुत निबंध में बताया है कि रक्त क्या है, रक्त के प्रमुख तत्व यानी उसके कौन कौन से कण होते हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना जरूरी है। इन सभी बातों को बड़े ही नाटकीय ढंग से, प्रभावी ढंग से लेखक ने प्रस्तुत पाठ में अभिव्यक्त किया है। पाठ को प्रारंभ करते हुए लेखक लिखते हैं कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह बचपन से ही कमजोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस हो रही है। किसी काम में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि खून की जांच करवानी चाहिए, हो सकता है कि खून की कमी हो। डॉक्टर ने दिव्या के खून की जांच के नमूने लिए और अनिल से कल अस्पताल आकर रिपोर्ट लेने की बात कही। तो हमने देखा कि पाठ के प्रारंभ में अनिल अपनी बहन दिव्या को अस्पताल लेकर जाता है, क्योंकि दिव्या बचपन से ही कमजोर थी और पिछले कुछ दिनों से वह हर समय थकान महसूस कर रही थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था, उसको ठीक से भूख नहीं लगती थी। और इस तरह से जब अस्पताल लेकर जाता है और डॉक्टर दिव्या को देखता है तो कहता है कि खून की जांच करनी होगी, क्योंकि खून की जांच से पता चलेगा कि बीमारी क्या है, हो सकता है खून की कमी हो। और इस तरह से अनिल अपनी बहन दिव्या को लेकर खून की जांच करने वाली डॉक्टर दीदी के पास जाता है और डॉक्टर दीदी दिव्या के खून के जांच के कुछ नमूने लेती है और अनिल से कल अस्पताल आकर रिपोर्ट लेने की बात कहती है। दूसरे दिन अनिल डॉक्टर दीदी के कमरे में गया और वहां देखा कि दीदी सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड की जांच कर रही है। डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। अनिल ने पूछा कि एनीमिया क्या होता है। डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि इसे जानने के लिए पहले खून के बारे में जानना होगा। तो यहां हमने देखा कि जब दूसरे दिन अनिल डॉक्टर दीदी के पास अपनी छोटी बहन दिव्या के खून की रिपोर्ट लेने जाता है, तो उस समय डॉक्टर दीदी स्लाइड पर कुछ देख रही थी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। तो और उन्होंने बताया अनिल को कि अनिल, दिव्या को एनीमिया की बीमारी है। अब अनिल चूंकि एनीमिया के बारे में जानता नहीं था, तो उसके मन में इस बीमारी के बारे में जानने की इच्छा हुई और उसने पूछा कि एनीमिया क्या होता है। तब डॉक्टर दीदी ने उससे कहा कि इसे जानने के लिए तुम्हें खून के बारे में जानना होगा। और तब दीदी उसको समझाती है। डॉक्टर दीदी अनिल से कहती है कि रक्त के दो भाग होते हैं। एक तरल होता है यानी लिक्विड होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरे भाग में कई छोटे बड़े कण होते हैं, जैसे कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो हमने देखा कि डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि हमारे रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग जो लिक्विड होता है, तरल होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं, और इस तरल भाग जो कि प्लाज्मा कहलाता है, इसमें बाकी के जो दूसरे कण तैरते रहते हैं वो दूसरा भाग होता है। और इस दूसरे भाग में लाल कण, सफेद कण, बिंबाणु आदि होते हैं, और ये सभी प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। और विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा अनिल को लाल रक्त कण दिखाते हुए बताया कि रक्त के लाल कण बनावट में बालूशाही के जैसे होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए, जैसे कि चित्र में दिखाया है। चित्र में लाल रक्त कण दिखाए हैं जो बीच में दबे हुए हैं और साइडों से यानी चारों तरफ से उठे हुए हैं। तो इस प्रकार से किनारे से उठे हुए और बीच में दबे हुए, तो ये अवतल रूप हुआ।
तो इसलिए डॉक्टर दीदी ने बताया कि ये गोल होते हैं और दोनों तरफ से अवतल होते हैं, यानी कि बीच में से दबे हुए होते हैं, और इनकी बनावट बिल्कुल बालूशाही की मिठाई की जैसी होती है। आगे बताया कि रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है और इनके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तो जब अनिल ने यह सुना कि रक्त की एक बूंद में, यानी खून की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है, और जब इनकी संख्या लाखों में होती है और इनका रंग लाल होता है, तो यही कारण है कि हमारा खून लाल रंग का दिखता है। आगे डॉक्टर दीदी ने बताया कि ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। जब हम सांस लेकर जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं तो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन लाल कणों का ही है। तो इस प्रकार से डॉक्टर दीदी ने बताया कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो बाहर की हवा को ऑक्सीजन के रूप में हम हमारे शरीर में लेते हैं, उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम लाल कण करते हैं, और यह काम ये दिन रात करते हैं। उन्होंने बताया कि शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो कण नष्ट हो जाते हैं तो उनके स्थान पर नए कण बनते रहते हैं और वो उन पुराने कणों का स्थान ले लेते हैं। आगे इनका निर्माण कैसे होता है, इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि हमारी हड्डियों के बीच के भाग में एक मज्जा होता है, यानी हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण करते हैं। यानी हमारी हड्डियों के बीच में कुछ ऐसा भाग होता है जो इन रक्त के कणों का निर्माण करते रहते हैं, उत्पादन करते रहते हैं, और इनके लिए कारखानों में एक कच्चे माल की जरूरत पड़ती है जिससे ये इन कणों की उत्पादन या इनका निर्माण करते हैं। वो कच्चा माल क्या क्या हो सकता है, दीदी ने बताया कि इनके लिए कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व यानी आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यानी दीदी ने बताया कि हमारी हड्डियों के बीच के भाग में जो मज्जा होता है उसमें जो रक्त कणों का निर्माण करने वाले कारखाने होते हैं वो प्रोटीन, लौह तत्व यानी आयरन, विटामिन आदि कच्चे माल को लेकर इन रक्त कणों का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे रक्त कणों के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन, आयरन यानी लौह तत्व और विटामिन जैसे जरूरी तत्वों की आवश्यकता होती है। और फिर दीदी ने बताया कि ये हमें किससे प्राप्त होंगे, तो उन्होंने कहा कि इनके लिए हमें पौष्टिक आहार जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त उचित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। यानी हमें अपने भोजन, पेय पदार्थ कुछ इस प्रकार से लेते रहना चाहिए कि इन सभी जरूरी तत्वों जैसे प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन आदि कच्चे माल की पूर्ति उन कारखानों को हो सके। यदि हम पौष्टिक आहार लेते रहेंगे तो कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन मिलता रहेगा और ये कच्चा माल उनको मिलेगा तो वे हमारे रक्त कणों का निर्माण बराबर और उचित मात्रा में करते रहेंगे। इसका अर्थ है कि हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। आगे दीदी ने बताया कि यदि पौष्टिक आहार उपयुक्त मात्रा में ना लें तो इन कारखानों को कच्चा माल नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप रक्त कण ना बन पाने से लाल कणों की कमी हो जाती है और इस तरह लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो आपने देखा कि डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि यदि हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे और पौष्टिक आहार ना लेने से हमारे शरीर को प्रोटीन, आयरन, विटामिन आदि कच्चा माल नहीं मिला तो हमारे शरीर में जो कारखाने हैं जो लाल रक्त कण बनाते हैं वो लाल रक्त कण नहीं बना पाएंगे और यदि लाल रक्त कण नहीं बनते हैं तो हमें एनीमिया की बीमारी हो जाती है। तो दीदी ने बताया कि लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं।
तो इस प्रकार से हमें स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लेते रहना चाहिए। आगे डॉक्टर दीदी ने बताया कि हमारे देश में एनीमिया का बहुत बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है और दूसरा बड़ा कारण पेट में कीड़ों का हो जाना है। तो यहाँ डॉक्टर दीदी ने 2 बड़े कारण बताए एनीमिया के। कौन कौन से? पहला कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, जिससे उनके शरीर में, उनके रक्त में लाल कणों की कमी हो जाती है और वो एनीमिया की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। दूसरा कारण कि यदि हम स्वच्छता का प्रयोग ना करें, सफाई का ध्यान ना रखें, तो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो हमारे पेट में कीड़ों का हो जाना भी एनीमिया को आमंत्रित करता है। तो उन्होंने बताया कि ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर दीदी ने बताया कि हम जो गंदा पानी पीते हैं, दूषित जल पीते हैं और जो खाद्य पदार्थ दूषित होता है उसको हम खा लेते हैं, तो दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थ यानी भोजन आदि से हमारे शरीर में कीड़े पेट में पहुंच जाते हैं और वे कीड़े हमें एनीमिया से ग्रस्त कर देते हैं। अतः हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें और कहीं भी नीचे हाथ लगाने से, गंदी जगह हाथ लगाने से अच्छी तरह साबुन से हाथ धो लेना चाहिए। आगे डॉक्टर दीदी बताती है कि रक्त के सफेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर हमला बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनका डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव होता है रोगाणुओं को हमारे शरीर में घर नहीं करने देते। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो यहाँ डॉक्टर दीदी ने अब सफेद कणों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हमारे रक्त में जो सफेद कण होते हैं ये हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर पर रोगाणु हमला करने की कोशिश करते हैं, हमें बीमार करने वाले जो विभिन्न प्रकार के कीटाणु, रोगाणु ये हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं, तो हमारे शरीर में पहले से मौजूद जो सफेद कण हैं वो इनका डटकर मुकाबला करते हैं और डटकर मुकाबला करते हुए यदि वो इन रोगाणुओं को परास्त कर देते हैं तो हम बीमार होने से बच जाते हैं। और यदि रोगाणुओं का ठीक से ये सफेद कण मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सफेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं जो हमें रोगाणुओं के हमले से बचाते हैं और रोगाणुओं को हमारे शरीर में घुसने से रोकते हैं और हमें हमारी विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। प्रस्तुत चित्र में दिखाया है कि यह रक्त के जो अलग अलग कण होते हैं, यहाँ सफ़ेद रक्त कण जैसे यहाँ पे दिखाया है, लाल रक्त कण जो कि बालूशाही के आकार के होते हैं वो दिखाए हैं और बिंबाणु जिनका कोई रंग नहीं होता वो भी यहाँ दिखाए हैं। तो इस प्रकार हमारे रक्त की संरचना होती है। आगे डॉक्टर दीदी कहती है बिंबाणु के बारे में बताते हुए कि साथ ही बिंबाणु जो चोट लगने पर रक्त जमाव प्रक्रिया में मदद करते हैं। यानी तीसरा जो प्रमुख तत्व है हमारे रक्त का वह है बिंबाणु। और इनका काम क्या है? जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो ये हमारे रक्त जमाव प्रक्रिया में मदद करते हैं, यानी चोट लगने पर खून के बहने को रोकने में सहायता करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर देती है जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि बिंबाणु क्या काम करते हैं। जब हमारे शरीर पर कोई छोटी मोटी चोट लगती है और खून निकलने लगता है
तो हमारे जो रक्त का जो तरल भाग है, जो प्लाज्मा है, उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है और वह रक्त वाहिका यानी कि जो हमारी नसें हैं उनमें उनकी कटी फटी दीवारों पर जहां कहीं चोट लगने से उसकी दीवारें कट फट जाती हैं तो वहां वो मकड़ी की जाले की तरह वो प्रोटीन एक जाला बना देती है। लेकिन जाला बनने के बाद भी उसमें से रक्त निकल सकता है। इसलिए बिंबाणु क्या करते हैं, बिंबाणु उस मकड़ी के जैसा जो जाला बना दिया प्रोटीन ने, उसके ऊपर बिंबाणु चिपक जाते हैं और वो इतने पास पास चिपक जाते हैं कि खून उसके बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह से खून बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो बिंबाणु चोट लगने पर हमारे रक्त को बहने से रोकने का काम करते हैं। वो जाले की दीवारों को भर देते हैं और ऐसा होने से हमारी किसी भी चोट में जो खून बह रहा होता है वह रुक जाता है। इस पर अनिल बोला कि दीदी, लेकिन घाव गहरा होने पर तो खून बहता ही चला जाता है। तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि हाँ, ऐसे में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास ले जाने तक चोट के स्थान पर कसकर कपड़ा बांधकर रखना चाहिए। यदि बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो हमने देखा कि यहाँ जब अनिल को जिज्ञासा हुई कि कई बार उसने देखा है या सुना है कि बहुत ज़्यादा घाव यदि होता है तो रक्त बहते बहते रुकता ही नहीं है, तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि हाँ, ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा घाव होने पर, क्योंकि ऐसे में अगर मान लो बिंबाणु उस प्रोटीन के जाले पर चिपक भी जाते हैं तो रक्त का बहाव इतना ज़्यादा होता है कि वो उस जाले को तोड़ देता है, जाला बन ही नहीं पाता। यही कारण है कि रक्त बहता रहता है और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि वहां हो सकता है उसको कुछ टांके लगाने पड़े ताकि खून को रोका जा सके। और डॉक्टर को ले जाने तक बीच में उसके जहां चोट लगी है उस स्थान पर कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि रक्त ज़्यादा बहे नहीं। और वहां जाने के बाद अगर डॉक्टर ने देखा कि उस मरीज का रक्त ज़्यादा बह चुका है, शरीर में रक्त की कमी हो गई है, तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। अब अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तब डॉक्टर दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जैसे कि चित्र में हम देख रहे हैं, डॉक्टर दीदी ने बताया कि हमारा रक्त 4 भागों में बांटा जाता है और ये 4 तरह के कौन कौन से समूह होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओ पॉजिटिव या ओ रक्त समूह के व्यक्ति होते हैं, उनका जो रक्त है ओ समूह का होता है। कुछ व्यक्तियों का रक्त ए समूह का होता है, कुछ व्यक्तियों का रक्त बी समूह का होता है और कुछ का ए बी समूह का होता है। तो इस प्रकार से ये 4 रक्त समूह होते हैं। अब इनमें कौन किसको रक्त दे सकता है, तो इसके लिए डॉक्टर दीदी ने बताया कि जांच करने के बाद जिस व्यक्ति, जो जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त का जो समूह है, उसे उसी रक्त समूह का रक्त दिया जाता है। तो यहां हम देखते हैं कि ऊपर ओ समूह का जो रक्त है वो तीनों समूह को दिया जा सकता है। जैसे तीर के निशान से पता चल रहा है कि ओ रक्त समूह का जो व्यक्ति है वह ए रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और बी रक्त समूह तीनों को रक्त दे सकता है। यानी ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी समूह के व्यक्ति को रक्त दे सकता है, खून दे सकता है। इसीलिए उसको सर्वदाता या सभी को रक्त देने वाला व्यक्ति सर्व रक्तदाता समूह का समूह भी कहा जाता है। तो यहां दूसरा जो समूह है ए, इसमें हमने देखा कि ए समूह का जो व्यक्ति है वह ओ से रक्त ले सकता है और ए समूह से ही रक्त ले सकता है, लेकिन बाकी बी या ए बी से रक्त नहीं ले सकता। तो ए वाला ए बी को भी दे सकता है, लेकिन ओ को नहीं देगा और बी को नहीं देगा।
दूसरी तरफ ए बी को हम देखते हैं कि ए बी रक्त समूह ओ रक्त समूह से रक्त ले सकता है, ए रक्त समूह से भी रक्त ले सकता है और बी रक्त समूह से भी रक्त ले सकता है। इसका मतलब ए बी सर्वग्राही रक्त समूह दाता समूह कहलाता है, यानी सभी से रक्त लेने वाला समूह। जो ए ओ और बी तीनों रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, जबकि बी बिल्कुल ए की तरह या तो बी रक्त समूह का रक्त ले पाएगा या ओ रक्त समूह का रक्त ले सकता है। ए या ए बी का रक्त समूह वह नहीं ले सकता। तो इसमें हमने दो बड़ी चीजें देखी कि ओ समूह के जो व्यक्ति हैं वे सभी को रक्त दे सकते हैं और ए बी समूह के जो व्यक्ति हैं वो सभी से रक्त ले सकते हैं। तो ये 4 रक्त समूह होते हैं। आगे डॉक्टर दीदी ने बताया कि आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्तदान किया जा सकता है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। इसमें से कुछ रक्त यदि जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। अनिल बड़ा होने पर नियमित रक्तदान करने की बात करता है। तो जैसा चित्र में दिखाया है इस प्रकार ब्लड बैंक भी बनाए गए हैं ताकि आपात स्थिति में किसी व्यक्ति को अगर रक्त चाहिए तो उसे भटकना नहीं पड़े, जरूरत के समय पे उसको कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए बड़े बड़े अस्पतालों में रक्त उपलब्ध कराने के लिए ब्लड बैंक भी बनाए जाते हैं और जिस समूह के रक्त की आवश्यकता होती है वह इन ब्लड बैंकों से उपलब्ध करा दिया जाता है। अब हम रक्त दान कब कर सकते हैं, इसकी उम्र 18 वर्ष बताइए। जब हम 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते हैं तो हम रक्तदान कर सकते हैं और एक बार में रक्तदान करते समय 300 मिलीलीटर रक्त दिया जा सकता है और हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हम थोड़ा सा रक्त दे भी दें और किसी का जीवन बच जाए तो यह बहुत बड़ा दान होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है। और अनिल ने जब यह बात सुनी तो वह डॉक्टर दीदी से कहता है कि डॉक्टर दीदी अब मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। तो इस प्रकार से यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।